मित्रों, एलआईसी एजेंसी के इस व्यवसाय को काफी लोग छोटा काम मानते हैं और कई लोग एलआईसी एजेंट को हीन भावना से भी देखते हैं और शायद इसीलिए कुछ नए एजेंट तो लोगों को अपने इस काम के बारे में लोगों को बताने में संकोच भी करते हैं। यदि उनसे कोई परिचित पूछता है कि और आजकल क्या कर रहे हो, तो अक्सर उनका जवाब होता है कि कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ कर लेता हूं, या फिर वे इसके साथ कोई अन्य जॉब वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके बारे में बता देते हैं, लेकिन वे एक एलआईसी एजेंट है यह बताना भूल जाते हैं या संकोचवश बताते ही नहीं। तो आज मैं आपको एलआईसी की एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके जानने के बाद आप कभी भी किसी को यह बताने में संकोच नहीं करोगे कि आप भी एक एलआईसी एजेंट हो या एक एलआईसी अभिकर्ता हो। मित्रों, वास्तव में एलआईसी एजेंसी का व्यवसाय जितना पवित्र है, शायद ही कोई व्यवसाय दूसरा उतना पवित्र हो। इस व्यवसाय की बुनियाद ही दूसरों की देखभाल या सेवा पर आधारित है। कभी हम सोच कर देखें कि हम क्या करते हैं। ये जो पैसा प्रीमियम के रूप में आता है वह कहाँ जाता है। मित्रों, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा, गांव में सब लोग मिलकर रहते थे, भाईचारे की भावना थी, सभी एक दूसरे को जानते थे और सुख दुख में साथ रहते थे। शाम में जब भोजन करने बैठते थे तो नजरें पड़ोस के घरों की तरफ जाती थी कि पड़ोस के घर से धुआं उठ रहा है या नहीं, यानी कि चूल्हा जल रहा है या नहीं। अगर धुआं उठता हुआ नहीं देखते थे तो किसी को भेजकर पता लगाते कि जाओ देख कर आओ कि सब ठीक तो है ना, और किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं। यदि कोई दिक्कत है, पड़ोसी को खिलाकर ही अपना वे खाना खाते थे। उन्हें इससे पहले खाना खाना अच्छा नहीं लगता था। इस तरह से उस समय के मानवीय मूल्य थे। आज क्या हो गया है, लेकिन हमें एक अपार्टमेंट में रहने वाले बगल के फ्लैट में कौन रहता है उनको नहीं जानते। जब कभी अपार्टमेंट में कोई एम्बुलेंस आती है तो पता लगता है कि कोई सीरियस है या कोई बीमार है। कभी कभार तो ऐसा होता है कंपाउंड में किसी का मृत शरीर आता है और तब आदमी पूछता है कि किसकी मृत्यु हुई, तो पता चलता है नीचे के तल्ले में कोई रहता था, उसकी मृत्यु हो गई है। तो अब तो किसी को फुर्सत ही नहीं है कि वे एक दूसरे का सुख दुख बांट सके। एक बार एक ट्रेनिंग के दौरान किसी ने बताया था कि जीवन बीमा निगम क्या है और इसकी सोच का आधार क्या है। उन्होंने एक उदाहरण देकर बड़ी अच्छी तरह से समझाया था कि गांव के लोग हर महीने एक डिब्बे में पैसा डालते हैं। गांव में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस डिब्बे से पैसे निकालकर उसकी विधवा की मदद की जाती है। उन पैसों की सहायता से वह आर्थिक रूप से बर्बाद होने से बच जाता है। उस व्यक्ति के आश्रितों को भीख नहीं मांगनी पड़ती, अनाथ बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकती, किसी बेटी की शादी उन पैसों की सहायता से संपन्न हो पाती है। अब आप गौर करें कि उस विधवा को यह किसने दिया। निश्चित तौर पर आपने ही दिया। आपके ही पैसों के कारण उसका घर बच पाया और सारे काम संपन्न हुए। क्या निगम की इस नीति के द्वारा आप और हम उन खोए हुए मूल्यों को कहीं बचा नहीं रहे? उन मूल्यों को जो अपने बुजुर्गों से कहानियों के रूप में सुना करते थे, आज बीमे के माध्यम से हमने उन्हें बचा कर रखा है। मित्रों, इन्हीं पैसों से गांव के सारे विकास के कार्य होते हैं। ये बिजली, ये सड़कें, ये पुल, सभी तो आपके स्वयं के पैसों से ही बनते हैं। निगम तो बस आपके पैसों की देखभाल करने वाली एक संस्था है जो पैसे को समुचित जगह पर पहुंचाती है। इसका कोई मालिक नहीं है। यहाँ तक कि चेयरमैन साहब भी अपनी तनख्वाह ही लेते हैं। जो काम आप समय के अभाव में स्वयं नहीं कर सकते, वह काम आप बीमे के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। इसके माध्यम से सिर्फ अपने ही परिवार को सुरक्षित नहीं करते, बल्कि अपने पड़ोस में रहने वाले हर घर को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करते हैं। विधवा को पैसे देने के बाद और देश के विकास के लिए सरकार को पैसे देने के बाद जिस अनुपात में डिब्बे में जो पैसे डालता है, उसे उसी अनुपात में लाभ के साथ निर्धारित समय के बाद पैसे वापस कर दी जाते हैं। इससे जीवन के सभी जरूरतों की पूर्ति करते हैं। जरूरत चाहे भोजन, वस्त्र, आवास की हो या जरूरत बच्चों की शिक्षा या शादी की हो, हम जरूरत की पूर्ति के लिए यहाँ इंतजाम किए गए हैं और ये इंतजाम विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। मित्रों, भारतीय जीवन बीमा निगम का नारा है और उसका लोगो ही सोच को दर्शाता है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय से लिया गया 22वां श्लोक है। अनन्याश्चिंत यंतो मां ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्य युक्ताना योगक्षेमम ब्राह्मयाम।
यानी तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। तुम जो भी मेरे पास संचित करोगे मैं उसकी सुरक्षा का वचन देता हूँ। मित्रों, कितनी ऊंची सोच है, कितनी अच्छी सोच है ये, क्या विश्वास दिलाया गया है। मैं समझता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक में जीवन जीने की कला है, इसमें जीवन का सार है। उस महान और पवित्र ग्रंथ से लिया गया यह श्लोक निगम की सोच को दर्शाता है। मित्रों, उन शिक्षाविद के मुंह से निकली बातें सुनकर वास्तव में इस व्यवसाय की गहराइयों को जाना, दिल में भी विश्वास बढ़ा कि मैंने एक सही व्यवसाय को चुना है। समाज में हमारा काम कितना महत्वपूर्ण है, दूसरों के हितों की रक्षा करना। वास्तव में अगर हम अपने काम के महत्व को समझें, हर घर में सुरक्षा का दीपक जलाने का हृदय से प्रयास करें, तो मैं समझता हूं कि समाज में किसी भी स्त्री को आर्थिक के अभाव में वैश्या नहीं बनना पड़ेगा। घर के लिए धनोपार्जन करने वाले की मृत्यु के बाद भी उस घर की आर्थिक मृत्यु नहीं होगी, बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटेगी, घरों की बेटियों की शादी के पैसे की कमी नहीं होगी। किसी भी काम को अगर हृदय से किया जाए तो काम करने का नजरिया ही बदल जाता है। मित्रों, किसी भी व्यवसाय में अगर सफलता पानी हो, ऊंचाइयां प्राप्त करनी हो, तो मेरी समझ में उस व्यवसाय को हृदय से ही अपनाना चाहिए, यानी कि दिल लगाकर काम करना चाहिए। इसी संदर्भ में एक पुरानी कहानी याद आ रही है। एक चित्रकार था, उसकी पेंटिंग हमेशा विश्व के में नंबर 1 होती थी, और वह जब भी किसी कंपटीशन में अपनी पेंटिंग भेजता था तो उसकी पेंटिंग हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करती थी। दूसरे सभी चित्रकार इस बात पर हैरान थे कि आखिर उसकी पेंटिंग प्रथम क्यों आती है, वह किन रंगों का प्रयोग करता है, क्योंकि उनकी पेंटिंग विशेषकर अनोखे रंगों के कारण ही प्रथम स्थान प्राप्त करती थी। और काफी समय के बाद उस चित्रकार की मृत्यु हो गई। कुछ लोग उनके अंतिम कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने आए, विशेषकर हर अच्छा चित्रकार उनके घर पहुंचा। वास्तव में वे उसकी पत्नी को सांत्वना देने के ख्याल से नहीं, बल्कि उसकी प्रयोगशाला को देखने के ख्याल से आए थे कि जरा देखे तो सही वह कौन से रंगों का इस्तेमाल करता था जो हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा। अवसर पाकर सभी चित्रकारों ने उसकी प्रयोगशाला में जाकर छानबीन की, लेकिन वहां सब कुछ वैसा ही पाया जैसा वे लोग प्रयोग में लाते थे। सारे रंग भी करीब करीब वही थे जो वे सब लोग प्रयोग करते थे। कहने का अर्थ था कि अलग से उन्हें यहाँ कोई ऐसा रंग देखने को नहीं मिला जो लोग स्वयं इस्तेमाल वे ना करते थे। जब रीति रिवाज के अनुसार मृतक के शरीर को नहलाने के लिए, स्नान कराने के लिए उसके कपड़े उतारे गए, तो सबने देखा कि मृतक के दिल के पास एक जख्म है, उसके चारों तरफ रिसे हुए खून के थक्के थे, और साथ ही यह देखा गया कि दिल से रिसे हुए खून के थक्के के पर पेंट करने वाले ब्रश के निशान भी हैं। अब लोगों की समझ में यह बात आई कि मृत चित्रकार साधारण रंगों से अपने दिल के खून को निकालकर मिला देता था, इसलिए वह रंग एक विशिष्ट रंग हो जाता था और दूसरों से अलग दिखता था। यही कारण था कि वह चित्रकार हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा। मित्रों, क्या संदेश दिया उस चित्रकार ने। अगर किसी भी व्यवसाय में ऊंचाइयां प्राप्त करनी है तो उस काम को दिल लगाकर करो, सफलता कदम चूमेगी। इसलिए मैं भी कहता हूं कोई भी व्यवसाय छोटा नहीं होता, सभी व्यवसायों का अपना अपना महत्व होता है। अब हमारी सोच ही नकारात्मक हो तो हम क्या करेंगे और क्या सोचेंगे। मैंने अपने जीवन के इस व्यवसाय में काफी कुछ पाया है। एक इंसान को सफल जीवन जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वह सब कुछ इस व्यवसाय के द्वारा आसानी से प्राप्त हो जाती है। सफल जीवन जीने के लिए विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि बुनियादी आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, कंफर्ट यानी कि आरामदायक आवश्यकताएं, टीवी, फ्रिज, कार वगैरह, लग्जरीज यानी कि विलासतापूर्ण आवश्यकताएं, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, हवाई जहाज का सफर वगैरह, मान सम्मान यानी प्रेस्टीज और ऑनर, स्पिरिचुअल एस्पिरेशन यानी कि आध्यात्मिक आकांक्षाएं, ये सभी आवश्यकताएं एक के बाद एक हमारे सामने आती हैं। हम इस तरह के व्यवसाय के माध्यम से इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मेरे विकास अधिकारी महोदय जी ने एजेंसी देते समय कहा था कि जीवन बीमा का व्यवसाय एक ऐसा समुद्र है जिसमें जितना अधिक गोता लगा सकते हो लगाओ, जितनी गहराई तक गोता लगाते हो उतने ही अधिक और सुंदर मोती तुम्हारे हाथ में आएंगे। मित्रों, उनका कथन बिल्कुल सत्य है और सार्थक भी है। इस व्यवसाय में कमाई की कोई भी सीमा नहीं है। भारत में कई ऐसे एजेंट हैं जो साल में लाखों रुपए इनकम टैक्स के रूप में देते हैं।
भरत पारिक ने जो भारत के नंबर 1 एजेंट बनने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं, एक बार बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, जानते हैं, बीमा के एजेंट को एजेंसी लेते समय ही सादे चेक दस्तखत करके कंपनी के द्वारा दे दिए जाते हैं। यह एजेंट की मर्जी है कि कितनी रकम उस चेक में हर महीने भरना चाहता है। इसके लिए कोई सीमा नहीं बांधी गई है, वह चाहे जितनी मर्जी रकम भर ले और जितना काम करेंगे उसी हिसाब से कमीशन पाने के हकदार होंगे। यानी कहने का अर्थ है कि इवन स्काई इज द नॉट लिमिट फॉर इंश्योरेंस एजेंट। बीमा एजेंटों के लिए आकाश भी सीमा नहीं है। मित्रों, अगर एजेंट मन लगाकर मेहनत करे तो वह 5-10 वर्षों के बीच अपनी सभी आवश्यकताओं को तो पूरा कर ही लेता है, बल्कि मान सम्मान भी पाता है। अच्छा काम करने पर संस्था भी समय समय पर सम्मानित करती है। मैं तो कहता हूं कि यह एक ऐसा व्यवसाय है जहां बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है और शादी किसी की होती है, दिल किसी का गाता है। अगर एजेंट अच्छा काम करता है तो विकास अधिकारी खुश हो जाते हैं और उसे काम करने के लिए और ज्यादा प्रेरित करते हैं। विकास अधिकारी अच्छा काम करते हैं तो शाखा प्रबंधक खुश होते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं। शाखा का अच्छा काम होता है तो डिविजनल मैनेजर खुश होते हैं और डिवीजन का अच्छा काम होता है तो जोनल मैनेजर खुश होते हैं और अगर जोन अच्छा काम करती है तो केंद्र खुश होता है और जोन का सम्मान बढ़ जाता है। तो मैं समझता हूं कि अगर सही ढंग से हर आदमी अपना अपना काम करे तो सभी संपन्न हो जाएंगे। एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना दूर भी हो जाएगी। ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये छोटे दिल वालों की सोच होती है। जिनके दिल उदार होते हैं उनके लिए सारा जहां हमारा है। अतः हर इंसान के मन में यही बात हो तो इस व्यवसाय का तो कहना ही क्या, यह वास्तव में सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय है। अगर सच्चे दिल से सेवा भावना के साथ ईमानदारी पूर्वक काम किया जाए तो यह व्यवसाय समाज में कितना मान सम्मान दिलाता है। इस संदर्भ में आपको एक आप बीती का वर्णन कर रहा हूं। हमारे एक पॉलिसी धारक मित्र थे, मैं अक्सर उनके घर जाता रहता था। स्वभाव के बहुत ही अच्छे थे, व्यवसाय भी उनका बहुत अच्छा था और उनकी 2 छोटी लड़कियां थी। जब भी मैं उनके घर जाता था तो उनकी पत्नी बहुत आदर भाव से नहीं मिलती थी। शायद उन्हें यह महसूस होता था कि मैं जब भी आता हूं बीमे की बात करता हूं। वे सोचती थी कि मेरे पति सीधे साधे इंसान हैं और मेरी बात आसानी से मान लेते हैं। यह उनकी नासमझी ही थी कि जो वे ये सोचती थी कि मैं कुछ ठग कर ले जाता हूं उनके घर से। कभी कभी तो उनके व्यंग भरे शब्द भी मुझे सुनने को मिलते। अरे भाई साहब, आप तो बस एक ही काम के लिए आते हैं, अपना मतलब ही तो साथ में आते हैं। जब आए तब पॉलिसी की बात की, इसके सिवाय आपको कुछ आता ही नहीं है। मेरे पति भी इतने सरल स्वभाव के हैं कि बस आपकी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। चेक निकाला और दे दिया। अरे आपकी कंपनी कभी पैसे देगी भी या नहीं? लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है LIC से पैसे लेना। हम तो ब्याज पर पैसे लगाते हैं, हमारे पैसे तो 2 साल में दोगुने हो जाते हैं। अब पता नहीं आप 15 साल में भी दोगुने करके देंगे कि नहीं, और फिर देंगे भी या नहीं। कभी कभी तो वह व्यंग से इस तरह हंस पड़ते कि मुझे उनके शब्द तीर जैसे चुभते। उनके पति बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और वे हंसते हुए यही कहते थे, अरे नहीं भैया, बहुत अच्छे इंसान हैं, इनकी सेवाएं बहुत अच्छी हैं और फिर सरकारी योजनाओं में भी तो कुछ पैसे रखने चाहिए। पता नहीं कब किस तरह का समय आ जाए। मित्रों, थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पर ही सही, लेकिन हमने भी धीरे धीरे उनका 10 लाख का बीमा कर दिया और एक दिन वह बुरा समय भी आ गया। किसी ने पैसे के लालच में उनकी हत्या करवा दी। सब कुछ एकाएक ऐसा हुआ कि सारे स्तब्ध रह गए। मैंने समय पर क्लेम के कागज भरवाए, करीब 19 लाख रुपए का चेक बनवाकर उनके घर देने गया। मित्रों, जब मैंने वह चेक उस विधवा के हाथों में दिया तो उसकी चीख निकल गई। मेरी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। 2-3 लोग वहां और भी उपस्थित थे, सबकी आंखें नम थी। थोड़ा संभल कर उस विधवा ने इतना ही कहा कि भैया, जब भी आप मेरे घर आते थे तो मैं आपको कभी अच्छी नजर से नहीं देखती थी। मेरे दिल में आपको देखते ही आक्रोश आ जाता था। मैं समझती थी कि आप मेरे पति को हमेशा बेवकूफ बनाते रहते हैं। लेकिन जानते हैं भैया, मैं आज आपको एक सच्चाई बताती हूँ। इनके जाने के बाद किसी ने मेरी किसी तरह की मदद नहीं की, बल्कि सभी ने मुंह मोड़ लिया। जो भी हमारे पैसे बाजार में सूद पर लगे थे, उनमें से भी एक भी पैसा वापस नहीं आया। मैं हताश हो गई थी। कभी मन चाहता था कि दोनों बेटियों को लेकर गंगा में छलांग लगा दूं। कैसे पढ़ाऊंगी इन दोनों को? कहां से इन दोनों की शादी कर पाऊंगी? क्या करूंगी? मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, मुझे कोई नौकरी कौन देगा?
लेकिन आज आपने जो यह 19 लाख रुपए दिए हैं, ऐसा लगता है कि आप भगवान बनकर मेरे घर आए हैं। अब मैं जीवन यापन आराम से कर लूंगा। भैया, आपके इन रुपयों ने 3 जीवन बचा लिए हैं। मैं अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैंने भी उसे सांत्वना देते हुए कहा, बहन, इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। कोई भी स्त्री कभी विधवा नहीं होनी चाहती, लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि कोई विधवा गरीब नहीं रहना चाहती। विधवा और गरीबी अगर दोनों हैं तो जीवन बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। और एक बात और सत्य है कि सधवा अगर जाने विधवा का दर्द, तो इंश्योर्ड हो जाएगा भारत का हर मर्द। मित्रों, मुझे एक बात और बताते हुए गर्व हो रहा है और हर्ष भी हो रहा है कि उस विधवा ने अभी अपना एक फ्लैट खरीदा है। मुझे भी गृह प्रवेश के दिन निमंत्रण दिया था, मैं वहां गया। पूजा के बाद गृह प्रवेश का समय आया तो उस विधवा ने मेरे हाथ में नारियल रखते हुए कहा कि भैया, इस फ्लैट में सबसे पहले पांव आप रखें। आज आपकी बदौलत ही उनका सपना पूरा हो रहा है। आप तो मुझे मेरे सगे भाइयों से भी ज्यादा सगे हैं और हम सब में बड़े हैं, इसलिए यह रस्म आप ही अदा करें। अब आप ही सोचें कि यह व्यवसाय कैसा है, इस व्यवसाय में सम्मान कैसे मिलता है। अतः मित्रों, कहने का अर्थ है कि अपने व्यवसाय से प्यार करेंगे, व्यवसाय के प्रति मन में ईश्वर के समान आस्था रखेंगे और भक्ति भाव से कर्म करने में ही पूजा है कि नीति को मानकर अपने कर्म को करते चलें, जिससे आप अवश्य ही सफलता की ऊंचाइयों को पालेंगे। मित्रों, हम मंदिर में जाकर भगवान से क्या मांगते हैं? अपने परिवार की सुरक्षा, ऐशो आराम, अच्छा स्वास्थ्य, धन दौलत, सुख समृद्धि आदि। और जिस काम को करके या जहां काम करके यह सब कुछ हमें मिलता है, उसे भी मंदिर ही मानना चाहिए। यानी LIC भी हमारे लिए भगवान और मंदिर से कम नहीं है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें। और यदि आप नए हैं और पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अभी नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब को टच करके सब्सक्राइब कर दें और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की इंटीमेशन आप तक ऑटोमेटिकली पहुंचती रहे। तो मित्रों, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।